नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेट चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं सीटेट ईवीएस का पैडागोजी, जो कि लेसन 4 का है। चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज। जी हाँ, आपके पास हम इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कुछ 19 क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पढ़ने समझने लायक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सब का अगर नोट्स पाना हो तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे सीटेट का। अभ्यास प्रश्न है, चैप्टर पढ़ने के बाद अभ्यास किया जाता है। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान या उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित है। जब आपको कौन कौन सी विधियां प्रचलित है तो समझिए यहाँ पे उपयुक्त सभी भी दिया हुआ, तो सभी हो सकते हैं, निर्देशित खोज भी हो सकते हैं, सहयोगात्मक अधिगम भी हो सकते हैं, समस्या समाधान भी हो सकते हैं। तो यानी कि तीनों है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, कुछ और हेडिंग से भी पूछ सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम और समस्या समाधान तीनों जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ विश्लेषण विधि के बारे में पूछ रहा, कौन सा एक कथन सही नहीं, यानी कि 3 कथन सही है, एक नहीं, तो वो तीनों आपको जानना बहुत जरूरी है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, बिल्कुल सही, ये कथन सही है। यह विधि अज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है, ये गलत है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। कथन सही नहीं है तो ये सही नहीं है। यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है, ये बिल्कुल सही। और इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि विश्लेषण विधि के 3 कथन कौन कौन से सही है, तो आप ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। और एक जो नहीं है वो ये कि इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। शिक्षण का आगमन विधि का लाभ पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। लाभ नहीं है, यानी कि यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो समझिए कि ये एक लाभ है। यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं, ये लाभ नहीं है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार में ये गलत है, यानी कि आगमन विधि का लाभ नहीं है, तो ये लाभ नहीं है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इसे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है, बिल्कुल सही। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए समान नियम एवं स्वयं निकाल लेते हैं, इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि 1, 3, 4 सही है और 2 गलत है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार से इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का दोष नहीं है। अब इसमें आगमन विधि का दोष नहीं पूछ रहा है, वो समझना है। यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, इनका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे दोष नहीं है, ये निगेटिव पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अगर दोष है तो तीनों ऑप्शन सही हम बताते हैं। जहाँ पे नहीं का ऑप्शन रहता है तो वहाँ पे हम लोग को सब ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। दूसरा है, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर ले जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि ये भी सत्य है। अगर यहाँ पे नहीं हो तो नहीं होने के कारण ये दोनों सत्य है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, तो कौन सा उसका ऑप्शन। इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है,
अतः ऐसा ज्ञान उसके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार से ये सही दोष नहीं है। बाकी दोष क्या है? आगमन विधि द्वारा केवल समान नियमों की खोज ही की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर, कि शिक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समान से विशिष्ट अथवा समान नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है? तो उसको निगमन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? निगमन विधि। समान से विशिष्ट या समान नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, निगमन विधि। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का दोष नहीं है? यानी कि दोष नहीं पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता है कि दोष है तो चलिए देखते हैं। इस विधि में समान से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी कि एक निगमन विधि का एक उदाहरण मान लीजिए और ये दोष है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दोष नहीं है। तो उस ऑप्शन पे देखते हैं। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है, ये दोष नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर। अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा? कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? निगमन विधि का गुण है, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? नहीं। यह विधि छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है, इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? कौन सी पाठ योजना? तो देखते हैं, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। इसका सही आंसर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। कथन विधि, जब कोई कथन यानी कि कहानी कहा जाता है तो उसमें क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। राहुल कक्षा में
पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है, बताइए। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा है कि इस पे विचार करने के लिए, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। अच्छा, सही के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। आगमन विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही। आगमन विधि कभी स्वयं में पूर्ण नहीं होती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही। यह सिर्फ प्राइमरी के लिए है, हायर के लिए नहीं है। इस विधि को सिखाने में अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं इसको। तीनों ए बी सी, यानी कि 4 आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? हार्वर्ड, स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, इमली या रूसो, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं जानते तो हम बता दें। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग, अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता। प्रश्न संख्या 16 की ओर, कक्षा 1 से 5 के स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। याद रखिएगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। प्रश्न संख्या 17 की ओर, कविता कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जंतु हमारे दोस्त प्रकरण पढ़ाते समय नीचे लिखी हुई पद्धति का प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। पहले ऑप्शन का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कविता किस परियोजना के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जंतुओं पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे जंतुओं को ध्यान से देखने के लिए कहना, विभिन्न जंतुओं की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षिप्त में उनका वर्णन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि जो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? तो गुण है, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। और ये निगमन विधि का गुण है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है निगमन विधि का गुण। तो इस विधि के प्रयोग से, यानी कि निगमन विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? दत्त कार्य का, यानी कि असाइनमेंट का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। यानी कि 3 होगा, 1 नहीं है। तो विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख करना, निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना, अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 1 से लेकर 19 तक चैप्टर। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि इस चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण था। तो ये वीडियो जो आएगा उसका इंतजार कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।